हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्पेशल हिस्ट्री याद रखिएगा। बिहार जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और आपका जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं पूरे भारत का, उसी तरह से बीपीएससी के एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तो हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगीज के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, डेन के बारे में। तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि बिहार में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं, तो बीपीएससी ने क्या किया है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के जो है अलग सिलेबस निकाले हैं, जिसमें आपका एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न बिहार के संदर्भ में पढ़ना भी होता है, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में पहली बार किस कहाँ पे हुआ था, कौन सी फैक्ट्री स्थापित किया था, बिहार के साथ व्यापार किसका करते थे, तो उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बिहार का आधुनिक इतिहास में बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था, इससे जुड़ा हुआ मैंने वीडियो आप लोगों को पहले ही बता दिया है, बिल्कुल अच्छे समझा दिया है मैंने मैप के माध्यम, डायग्राम के माध्यम से। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो गलत नहीं होंगे, तो हमें दोनों तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो आज आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। प्लासी और बक्सर का युद्ध का भी संबंध बिहार से रहा है, और बक्सर का युद्ध बिहार में ही हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये मुझे बताना है। और बंगाल में द्वैत शासन जब लागू हुआ था, तो बंगाल में द्वैत शासन का प्रभाव बिहार में भी था, तो बिहार के एंगल से भी उसको देखने की जरूरत पड़ती है, तभी हमारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसीलिए याद रखना, इन तीन टॉपिक को हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है पहले उसको देखेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बिहार में मुख्य रूप से अगर कहा जाए किस मार्ग से प्रवेश किया, अर्थात पुर्तगाली किस मार्ग से बिहार में उन्होंने प्रवेश किया था। और दूसरा क्वेश्चन इसी में ये पूछ दिया गया है, और यहां से वापसी में वो मुख्य रूप से क्या ले जाते थे। ठीक है, तो दो चीजें हमें इसमें ध्यान देना है कि बिहार में जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए और बिहार में भी पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन पुर्तगालियों ने कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था। ये काम डचों ने किया था, 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन प्रयास अंग्रेजों ने भी किया था पहली बार, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वो जाकर के सफल होते हैं जो 1651 में, लेकिन डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित 1632 में होती है। लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आते हैं, भारत में भी और बिहार में। लेकिन वो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, वो हुगली नदी के रास्ते से आए थे। अगर ये बिहार का मैप के माध्यम से अगर हम समझें, तो ये बिहार का अगर ये मैप है, तो ये पटना हो गया और गंगा नदी इसी के किनारे स्थित है। और ये गंगा नदी याद रखना, जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है, बाद में उसी को हो बंगाल में हुगली कहते हैं। तो ये हुगली के रास्ते ऐसे आते थे और आकर के यहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। इसके अलावा सोरा अफीम का भी व्यापार आगे उन्होंने करना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रारंभिक व्यापार सूती कपड़े से ही था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो पुर्तगाली बिहार में सूती कपड़े के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना में डच, और याद रखना हालैंड के निवासियों को डच कहा जाता था, और आज हालैंड को हम नीदरलैंड कहते हैं। याद रखिएगा, ये यूरोप का एक निम्न भूमि का देश है, याद रखिएगा। लिखा है कि पटना में डच हालैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखना, मैंने बताया था कि डचों की पहली फैक्ट्री, याद रखिएगा, उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 में हुई थी। वर्तमान में यह ऐतिहासिक इमारत किस शैक्षिक या प्रशासनिक संस्थान का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं किताबों में प्रशासनिक भवन दे देते हैं, वो उस समय की बात थी। आज वर्तमान की बात किया जाए, बिल्कुल तो याद रखिएगा, पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस पर कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक बार आप जरूर, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन पे जरूर नेट पे सर्च कर लीजिएगा। इसका आंसर यही होगा, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो वर्तमान स्थिति है वो पूछा गया, इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित करने का प्रयास किया था। अभी मैंने बताया भी था, मैंने क्लास में बताया था कि 1620 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गया, जिसे 1621 में बंद कर दिया गया। उस समय बिहार का मुगल सूबेदार कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जो है मुकर्रम खान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है जाप चारनॉक ही इन्होंने ही कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। नो को पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो जाप चारनॉक याद रखना कलकत्ता नगर की स्थापना किया था, लेकिन इनको बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो पूछा जाएगा कि जो है किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1664 में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश यात्री पीटर मूडी, जिसने 1632 में बिहार में यात्रा की और पटना को व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बताया, वह किस मुगल सम्राट के शासन काल में भारत आया था? तो पीटर मूडी याद रखिएगा, पूछा जाए बिहार कब आया था तो 1632 में आया था। यह बात याद रखिएगा, ब्रिटिश यात्री था। ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देते कि कौन सा यात्री था, तो ब्रिटिश यात्री था। किस जो आदमी पूछा गया उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो शाहजहां थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? याद रखिएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेनिश का मतलब यहाँ हो जाएगा डेनमार्क, ये भी यूरोपीय देश है। तो डेनमार्क के वासी जो हमारे यहाँ व्यापार आए थे तो उन्हें डेनिश नाम दिया गया है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका? जो है ए हो जाएगा 1774 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर टर्नर ट्रेवेनियर जो है किस देश का यात्री था? फ्रांसीसी था। ने के अनुसार 17वीं शताब्दी में डच व्यापारी पटना से भारी मात्रा में अफीम खरीद करके मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निर्यात करते थे? भारत उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कहा जाए तो जिस समय यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में, उस समय अगर कहा जाए तो बिहार दो चीजों के लिए बहुत फेमस था, अफीम के लिए और सोरा के लिए। तो याद रखिएगा, जो अफीम खरीद करके वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उसको निर्यात करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जो सुमात्रा और जावा जो इंडोनेशिया के जो दो आइलैंड हैं, वहीं ले जा करके ये जो है क्या करते थे, फ्रांसीसी वहां पर अफीम बेचते थे, निर्यात करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिएगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनियां आई थी, उस समय याद रखिएगा बिहार अफीम के लिए और सोरा के लिए जाना जाता था, वही और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, तीनों के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने 1751 में पटना में सफलतापूर्वक अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। तो अंग्रेजों ने पहला प्रयास 1620 में किया था फैक्ट्री स्थापित करने का, लेकिन कर नहीं पाए, 21 बंद करना पड़ा उनको। और 1651 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेजों ने पटना में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। यह फैक्ट्री किस वस्तु के व्यापार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, जिसने यूरोपीय शक्तियों के बीच कड़ी सैन्य प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया? जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री 1651 में स्थापित किया था, वह क्या होता था, किसका व्यापार करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सोरा का। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सोरा से बारूद बनता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1702 में पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को मुगल सम्राट के किस आदेश के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था? ये इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आजकल पूछने लगे हैं, जिसको भी हमें गौर करने की जरूरत है। तो अंग्रेजों औरंगजेब द्वारा भारत में सभी यूरोपीय व्यापारियों को बंदी बनाने और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। जिसका आंसर ए हो जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों का विद्रोह बंगाल में किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो वो औरंगजेब के समय में हुआ था। तो उसी विद्रोह के कारण ही औरंगजेब ने इन फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1717 ईस्वी के फर्रुख सियर के साथ जो है शाही फरमान। तो फर्रुख सियर याद रखना 1717 में मुगल बादशाह थे और शाही फरमान इन्होंने जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। का बिहार में जो है क्या सीधा और तत्काल प्रभाव पड़ा था, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो शाही फरमान जारी किया था फर्रुखसियन ने, इसी को दस्तक नाम दिया गया था और इसी को हम इंग्लिश में फ्री पास कह सकते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि पूरे बंगाल में, क्योंकि उसमें जो बंगाल था उसमें बिहार शामिल था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम का कुछ भाग मिला दिया जाए, इतना बड़ा बंगाल था।
अब इतने बड़े बंगाल के लिए फ्री पास जारी किया था फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो क्या था, क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में मात्र 3,000 रुपए वार्षिक किराए के बदले मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और बाद में याद रखना, यही दस्तक, यही फ्री पास, शाही फरमान प्लासी और बक्सर युद्ध का कारण बनता है, क्योंकि सिराजुद्दौला ने इस फरमान को बंद किया, तब अंग्रेज नाराज हो गए। मीर कासिम ने इसको बंद किया, तब अंग्रेज नाराज हो गए और इन्होंने सत्ता से उसको हटाने का निर्णय लिया। तो याद रखिएगा, फर्रुखसियर से बहुत बड़ी भूल हुई थी, जिसका नतीजा था कि बंगाल पर अधिकार अंग्रेजों का होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके व्यापार पर अगर जिसने भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया, तो उनके व्यापार पर जो है, उस राज्य को जो है उन्होंने खतरा समझा और उसके ऊपर हड़प लिया और उसको जीतने का ही प्रयास अंग्रेजों ने किया था। याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा बिहार से सूती वस्त्र और सोरे के व्यापार के संदर्भ में स्थानीय उत्पादों को दिया जाने वाला अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट, क्या कहलाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते थे ददनी प्रथा कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस यूरोपीय यात्री ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था? ये किस ने पटना के बारे में बताया था? याद रखना, इसको जो है, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। जीन बैप्टिस्ट आपका टेबेनियन ने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था, डचों और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। कब? बिहार के यूरोपीय व्यापार पर क्या अंतिम परिणाम होता है? तो बेदरा, पहली बात याद रखना, कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और बेदरा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? तो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसमें डच हार गए और अंग्रेज जीत गए, और डच भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर हो गए और उन्होंने जाकर के इंडोनेशिया को अपना केंद्र बनाया। तो इंडोनेशिया डचों से ही आजाद हुआ था, हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका बिहार के यूरोपीय व्यापार पर क्या अंतिम परिणाम पड़ा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डचों की सैन्य और व्यापारिक शक्ति का पूर्ण पतन, जिससे अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 1763 में अर्थात 1763 में पटना शहर पर किस अंग्रेज अधिकारी ने अचानक हमला कर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण नवाब मीर कासिम के साथ संघर्ष हुआ, जो बक्सर के युद्ध में तत्कालिक कारण बन गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो विलियम एलिस, विलियम एलिस याद रखना, पटना शहर में किस अंग्रेज अधिकारी ने अचानक हमला कर दिया, इसी ने हमला किया था। तो उस बक्सर के युद्ध में एक कारण ये भी था, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, यही सब बिहार स्पेशल हिस्ट्री है जिसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटना स्थित वर्तमान, याद रखना, गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, याद रखिएगा, कि इमारत ऐतिहासिक रूप से किस यूरोपीय कंपनी का कारखाना हुआ करती थी? जो वर्तमान में, याद रखिएगा, पटना में जो आपका गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो पहले किसका मुख्यालय था, किसका व्यापारिक केंद्र था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है 18वीं शताब्दी के मध्य तक बिहार में डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों के बीच मुख्य सशस्त्र संघर्ष किस वस्तुओं के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर हुआ था? तो डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे ब्रिटिश हो, वो भारत में जो आपस में लड़ रहे थे, तो किसके लिए लड़ रहे थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोरा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सोरा बारूद बनता था इससे, इसीलिए, और बारूद की आवश्यकता इन सबको होती थी, तो इसीलिए याद रखना, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में बिहार में बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोरे को इकट्ठा करने और तैयार करने का कार्य मुख्य रूप से किस स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता था, जो बाद में विद्रोह का कारण बन गया था? तो नोनिया समुदाय करता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नोनिया समुदाय ने विद्रोह किया था, क्योंकि सोरे का काम वही देखते थे और सोरा को जो है कम दाम पर खरीदा जाता था। उन्होंने जो है किसी और को बेचना शुरू कर दिया। आगे बताऊंगा मैं, इसके बारे में बताया भी हूं मैं, और जो है आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो नोनिया समुदाय ही जो है सोरा का कारोबार करता था, वही अंग्रेजों को बेचता था, और बाद में उसने विद्रोह भी किया था, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन
पूछे जाएंगे आपसे, तो याद रखना, तैयार रहिएगा। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने का यही मतलब है कि आप, क्योंकि बीपीएससी बदल रहा है तो हमें भी अपने आप को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा क्वेश्चन के मामले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री जो है रॉल्फ फिच ने किस वर्ष पटना की यात्रा की और वहां के व्यापारिक महत्व विशेषकर सूती वस्त्र व्यापार का विस्तृत वर्णन किया है? तो रॉल्फ फिच याद रखना, ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। ये कौन था? तो ये एक अंग्रेज यात्री था, ये आया था। तो इसने, याद रखिएगा, जो विशेष वर्णन पटना का किया है, खासकर सूती कपड़े के लिए किया है। अगर तो कब से कब के बीच में आया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1885 से 1887 के बीच में पटना आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। और इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, 12 अगस्त 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि हुई थी वो अंग्रेजों और आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में, और जो दूसरी 16 अगस्त को हुई थी वो, याद रखना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार का वास्तविक प्रशासन चलाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नायब दीवान नियुक्त किया था? तो याद रखना, किसको किया था? राजा सिताब राय को किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखिएगा, 1765 की जब इलाहाबाद की संधि हुई तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के भू राजस्व की वसूली का अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया। तो बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। ध्यान समझिएगा, अब बंगाल में शासन क्या हुआ? द्वैत शासन शुरू हो गया। यहाँ द्वैत शासन का मतलब ये हो गया कि एक ही क्षेत्र में दो शासन व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। तो जब द्वैत शासन लागू नहीं था, अंग्रेज नहीं आए थे, तो बंगाल में नवाब होते थे। ध्यान समझिएगा, बंगाल में नवाब होते थे और नवाब का काम यह था कि प्रशासन भी नवाब देखेगा और नवाब जो है भू राजस्व की वसूली भी करेगा। याद रखना, दोनों काम नवाब का था। लेकिन जब बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू करता है और 1772 तक ये आपका बंगाल में द्वैत शासन चलता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक था? तो 1765 से 1772 के बीच में। दूसरा सवाल, जो बंगाल में द्वैत शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स समाप्त किया। ये भी याद रखिएगा। अब बंगाल में द्वैत शासन का मतलब ये हो गया कि एक तरफ जो है क्या कहते हैं, दीवानी का काम अर्थात भू राजस्व काम को अलग कर दिया गया और एक तरफ प्रशासन के काम को अलग कर दिया गया। और प्रशासन के काम को, याद रखना, निजामत कहा जाता था। ये भी याद रखना। अब नाम मात्र के बंगाल के नवाब नजमुद्दौला थे, तो उनको दे दिया गया प्रशासन। अब नवाब केवल प्रशासन देखेंगे, अर्थात भू राजस्व अर्थात दीवानी के अधिकार के लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए गए। एक दीवान बंगाल में, तो बंगाल में किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां को। बिहार में किसको नियुक्त किया गया? तो बिहार में नियुक्त किया गया राजा सिताब राय को। और उड़ीसा में किसको नियुक्त किया गया था? तो राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, राय दुर्लभ, ठीक है। तो 3 उप दीवान नियुक्त हुए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के लिए। तो बंगाल के लिए राजा मोहम्मद रजा खां, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। बिहार में राजा सिताब राय को और उड़ीसा में, याद रखिएगा, राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। अब ये तीनों लोग भू राजस्व की वसूली करेंगे। तो जो काम नवाब का था वो काम अब ये 3 उप दीवान करेंगे। तो इसी व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। तो याद रखिएगा, पूरा बता दिया हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, मैं सब पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला है आपका, बिहार में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही जो है कालानुक्रम क्या है? पहले कौन आया, बाद में कौन आता है? क्वेश्चन जैसे भारत के संदर्भ में पूछा जाता है वैसे बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर आपका डेन आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था? तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया था? मुर्शिद कुली खां ले गया था, अंग्रेजों से बचने के लिए। तो वो मुर्शिदाबाद से ढाका के पास थी। ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद इसलिए ले गया कि अंग्रेजों से जितना हम दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो याद रखना, ये किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के नाम पर उसका नाम मुर्शिदाबाद बाद में रखा भी गया था, याद रखिएगा। उसने नई राजधानी बसाया था और अपना जो है उन्हें ढाका से हस्तांतरित कर लिया था। तो बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध ब्लैक होल ट्रेजेडी, आपका जो ब्लैक होल ट्रेजेडी किस नवाब के समय में कलकत्ता में घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसकी जानकारी कौन देता है? हॉलबेल देता है, याद रखना। ये भी मैंने आपको डिटेल में एक चीज पढ़ा दिया है, जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी हार का जो सबसे मुख्य कारण था, मीर जाफर और अन्य सेनापतियों का विश्वासघात। मीर जाफर सेनापति था, अब पूरे युद्ध में एक तीर तक नहीं चलाया उसने, और अंत में युद्ध हार गया। तो उसके जो विश्वासघात, जो उसके साथ संबंधित थे, सब लोगों ने उसका विश्वासघात किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने स्वयं किया था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था, और लेकिन यहाँ आंसर सी हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में किया था, और बक्सर वाले युद्ध में किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव उस समय लंदन चला गया था। ठीक है, अलीनगर की संधि, याद है ना, कलकत्ता को अलीनगर भी कहा जाता था। तो अलीनगर की संधि 1757 किसके बीच संपन्न हुई थी? तो अलीनगर की संधि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में संपन्न हुई थी। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंग्रेजों के बीच में, और दोनों के बीच में समझौता इसी बात पे हुआ था कि कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो जो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये बने रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ हस्तांतरित किया था? जब मीर कासिम आता है तो क्या कहते हैं, जो मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई गई थी ढाका से, अभी मैंने बताया। अब ढाका से राजधानी को कहाँ ले गया? आपका मुंगेर। ठीक है, तो कहाँ ले गए? मुंगेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मुंगेर राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने। क्यों? ये भी अंग्रेजों से बचने के लिए ही किया था कि जितना हम बंगाल से दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और यहीं पर मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की थी, जो आज भी वहां पर है। इसके अलावा यहाँ तोपखाने की जो है कारखाना स्थापित किया था, याद रखिएगा। और याद रखना, यहीं पर उसने अपनी सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। यही कारण था राजधानी परिवर्तन करना, अंग्रेजों से ना पूछना। ऐसे बहुत सारे कारण थे, दस्तक को समाप्त करना। इसीलिए मीर कासिम को अपदस्थ किया गया, और मीर कासिम ने अंत में बक्सर के युद्ध में लड़ाई लड़ा था। उसके पीछे यही कारण था, याद रखिएगा। तो याद रखना, मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने। ये भी क्वेश्चन आपसे बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था, किस वर्ष लड़ा गया था? सबको पता है 1764 को लड़ा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अभी मैंने बताया हेक्टर मुनरो था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इस समय रॉबर्ट क्लाइव लंदन चला गया था। बाद में आता है, कब आता है? याद रखना, आता है 1765 में दोबारा आता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है हेक्टर मुनरो हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ किन दो शासकों ने दिया था? तो मीर कासिम का साथ दो लोगों ने और कौन दिया था जो संयुक्त सेना थी? एक तो अवध के नवाब और एक आपका मुगल बादशाह, दो लोगों ने दिया था। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, याद रखना, इन तीन लोगों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था। याद रखना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? अभी मैंने बताया था। बंगाल में द्वैत शासन कब हुआ था? 1765 में शुरू हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया था। कब किया था? 1772 में किया था, याद रखना। और सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है आप लोग? ठीक है, तो देख लेना। 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच में हुई थी? तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, याद रखना, ये 12 अगस्त को हुई थी 1765 को। और ये संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? याद रखिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इलाहाबाद की पहली संधि में ही प्रदान किया गया था, 1765
65 में ही दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इलाहाबाद की पहली संधि में यही प्रावधान था ही कि जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अब अंग्रेजों के पास चली जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच विवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बहुत सारे विवाद कारण थे। उसमें विवाद का जो सबसे बड़ा कारण था दस्तक था, व्यापारिक छूट का दुरुपयोग। तो दस्तक याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। मीर कासिम ने इसी को समाप्त किया था, तब बक्सर का युद्ध हुआ, और इसी को जो है सिराजुद्दौला ने समाप्त किया था, रोक लगा दिया था, तो प्लासी का युद्ध हुआ। तो याद रखना दस्तक उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और दस्तक को 1717 में याद रखिएगा फर्रुख सियक ने जारी किया था, जिसे शाही फरमान कहा जाता था, जिसको मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में किसने समाप्त किया? पहले ही बता चुका हूं किसने समाप्त किया है, याद रखना वारेन हेस्टिंग ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है प्लासी के युद्ध के बाद तुरंत बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नया नवाब बनाया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद नवाब कौन बना था? तो याद रखना मीर जाफर बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो ये डेट याद रखिएगा। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन मैंने कई तरह का शामिल किया हूँ, स्टेटमेंट वाइज भी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी, जिससे हर तरह की वैरायटी आपको समझ में आए। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, पहला जो ऑप्शन है याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला ऑप्शन है याद रखिएगा, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच संपन्न हुई थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। ध्यान रखना इस संधि में ये सारे प्रावधान थे। ठीक है, अगला आपका है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में लागू किए गए द्वैध शासन की सबसे सटीक व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कर रहा है? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दीवानी राजस्व संग्रह का अधिकार कंपनी के पास, और निजामत कानून व्यवस्था प्रशासन अधिकार नवाब के पास होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और यही मैंने अभी आपको उधर डायग्राम के माध्यम से बताया था। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, द्वैध शासन के अंतर्गत नायब दीवानों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिल्कुल सही। बिहार में राजा सिताब राय, बिल्कुल सही। उड़ीसा में राय दुर्लभ, बताया था मैंने, बिल्कुल सही। अवध में धीरज नारायण नहीं थे। इसका केवल अवध का मतलब ही नहीं है, क्योंकि समझौते में अवध था ही नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों सही है, याद रखिएगा। तो कहां कहां उप दीवान नियुक्त किए गए थे, इसको याद रखना, इनके नाम याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने 1765 से 1772 तक के द्वैध शासन के काल को किस नाम से संबोधित किया था, जिसने बंगाल और बिहार की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया? तो के एम पनिक्कर ने जो है इसको नाम क्या दिया था? याद रखिएगा, डाकुओं का राज कहा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, तो 12 अगस्त को पहली संधि और 16 अगस्त को दूसरी संधि हुई थी 1765 में। तो इसके संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सही है। पहला आपका है यह रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला भी बक्सर के युद्ध में शामिल थे, मीर कासिम के साथ और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में। सही हो जाएगा। इस संधि के तहत नवाब को 50 लाख रुपए का हरजाना कंपनी को देना था। ये भी सही हो जाएगा। नवाब ने अपनी पूरी सेना अंग्रेजों को सौंप दी और स्वयं पेंशन भोगी हो गए। गलत हो जाएगा। पेंशन भोगी केवल मुगल बादशाह हुए थे, अवध के नवाब नहीं हुए थे। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, द्वैध शासन के दौरान बिहार के प्रशासन और राजस्व संग्रह की देखरेख के लिए 1770 ईस्वी में पटना राजस्व परिषद का गठन किया गया था। इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये भी बिहार स्पेशल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर द्वैध शासन को समाप्त करते हुए दीवानी कार्यों को सीधे कंपनी के नियंत्रण में दे दिया था? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग ने ही द्वैध शासन को समाप्त किया था बंगाल में, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है द्वैध शासन की समाप्ति 1772 और बिहार के नायब दीवान पर कार्यवाही के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की क्या करनी है, पहचान करने में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला आपका है वारेन हेस्टिंग ने राजा सिताब राय को पद से हटाकर उन पर गबन भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया, जिसमें वह अंततः निर्दोष पाए गए। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा, राजा सिताब राय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके पुत्र सिताब राय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कल्याण सिंह को रायन की उपाधि देकर के नायब दीवान बनाया था, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है द्वैध शासन के अप्रत्यक्ष परिणामों में से एक बंगाल का भीषण अकाल 1770 ईस्वी था, जिसे बंगाली कैलेंडर के अनुसार क्या कहा जाता था? जो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था द्वैध शासन के दौरान 1770 ईस्वी में, तो उसको क्या नाम दिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया है। त्यानक जो है 76 का जो है मनवंतर नाम दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 1770 ईस्वी के इसी भयंकर अकाल से सबक लेते हुए ब्रिटिश सेना के लिए अनाज के सुरक्षित भंडार हेतु पटना में गोलघर बनाने की मूल योजना प्रस्ताव सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने तैयार की थी? त्याना जो 1770 में जब अकाल पड़ गया तो सेना को अनाज की कमी न होने पाए, इसलिए बिहार में पटना में जहां गांधी मैदान है उसके बगल में ही आप कभी कभी गए होंगे, देखा होगा, तो गोल घर एक बना हुआ है, आप इस मैप पे देख सकते, याद कर लीजिएगा, गोल घर यही है। इसको किस लिए बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने इसको तैयार किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना वारेन हेस्टिंग ने इसको तैयार करवाया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो गोल घर अगर कहा जाए तो वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। आज बिहार का एक पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन है पटना के गोलघर का निर्माण 1784 में शुरू होकर के और 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। तो क्वेश्चन इसी में छुपा हुआ है, आपके क्वेश्चन में ही उत्तर छुपा हुआ है कि पटना के गोलघर का निर्माण कब से कब तक हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 1784 से 1786 के बीच पूरा हुआ। इसका वास्तुकार और मुख्य अभियंता कौन था, अर्थात इसे जो है डिजाइन किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना कैप्टन जॉन जो है गस्टिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पटना के गोलघर की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है, इनमें कौन सा कथन सही है। पटना के गोलघर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका निर्माण बिना किसी स्तंभ के किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका कोई स्तंभ नहीं है, एक स्तूप की तरह यह बना हुआ है। इसकी वास्तुकला बौद्ध स्तूप शैली में प्रेरित है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी मैंने बताया। इसकी दीवारें आधार पर जो है पर 3.6 मीटर की मोटी जो है मोटी दीवारें हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका गोलघर के निर्माण में एक बड़ी इंजीनियरिंग तकनीकी खामी रह गई थी, जिसके कारण यह अपने मूल उद्देश्य अनाज भंडार में कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। वह खामी क्या थी? अनाज भंडार के लिए बनाया गया इसको, लेकिन ये इसमें एक ऐसी खामी थी, जो कमी थी वो आजकल घरों में लोग करते हैं। और जब सरकार के जो आजकल नियम है कि घर के दरवाजे कभी भी अंदर की ओर ना खुले, बाहर की ओर खुले। अब जरा गौर करो कि अगर किसी घर में अनाज भरा हुआ है और घर का दरवाजा अगर इस कमरे का दरवाजा अगर अंदर की ओर खुलेगा, तो अंदर तो अनाज भरा हुआ है ना, तो दरवाजा अंदर जाएगा कैसे, खुलेगा कैसे? इसलिए दरवाजा कहाँ खुलना चाहिए, बाहर की ओर। लेकिन गोल घर का दरवाजा अगर कहा जाए तो कहाँ खुलता है, अंदर की ओर। तो इसके दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं, जिससे अनाज भर जाने पर दरवाजे खोलना असंभव हो जाता था। ये एक बड़ी चूक हो गई उस समय, जिसका आंसर बी हो जाएगा। तो आजकल जब आप घर का मैप बनाने जाते हैं, नक्शा पास कराने,
या कमर्शियल बिल्डिंग होती, सरकार उसके लिए सख्त आदेश दिया है कि घर के दरवाजे कभी अंदर क्यों नहीं खुलेंगे। मान लीजिए कभी घर में आग लग जाए तो घर का दरवाजा बाहर की ओर तोड़ा जा भी जाए तो बाहर की ओर टूटे, और खुला हो तो बाहर की ओर खुले, जिससे एक साथ कई भीड़ जा सके। मान लीजिए अगर कमरे में भी आग लग जाए और इसमें 20 लोग हैं कमरे में, 10 लोग हैं, अब जब भागेंगे तो पहले कमरा खोलना पड़ेगा, तो जब कमरा खोलेंगे तो कुछ लोग और दब जाएंगे ना, इसीलिए कमरा दरवाजा कहाँ खोलना चाहिए, बाहर की ओर। यही कमी रह गई थी गोल घर में, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा, ये पूछा गया है। पहला आपका है दीवानी का अर्थ राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय का जो है अधिकार था, अर्थात सिविल जस्टिस था, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज भी जो है दीवानी के जो कोर्ट होते हैं उसे सिविल कोर्ट कहा जाता है, एक आपका फौजदारी कोर्ट होता है, याद रखना क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को निजामत के खर्चे के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। यह संधि मीर कासिम की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मीर कासिम की मृत्यु के बाद 1 साल बाद हुई थी, तुरंत बाद नहीं हुई थी। मीर कासिम की मृत्यु 1764 में हुई थी और 1765 में अगस्त के महीने में संधि हुई थी इलाहाबाद की, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इस संधि ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संवैधानिक नींव रख दिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, द्वैत शासन 1765 से 1772 के दौरान अंग्रेजों की नीति के कारण बिहार के कृषि क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसका प्रभाव 19वीं शताब्दी के विद्रोह में दिखाई देता है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है स्थानीय किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया, गलत हो जाएगा। कंपनी ने खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलें जैसे अफीम, नील और सोरा की खेती को जबरन बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो द्वैत शासन का ही परिणाम था कि हमारे यहाँ व्यापारिक खेती की शुरुआत हो जाती है और बाद में इसी कारण नील विद्रोह होता है, किसानों का विद्रोह होता है, जनजातीय विद्रोह होता है, जो बाद में विद्रोह का कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखना, ये 50 क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण करा दिया इस टॉपिक से, इसको देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहीं कोई अगर डाउट होता है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।